स्टूडेंट्स, मैं सतीश। आज मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ कि क्लास 6 और 7 विषय हिंदी व्याकरण, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। तो वाक्य क्या है? आप सभी जानते हैं कि जब हम अपने मन की बात किसी से कहते हैं, हम किसी से बातचीत करते हैं, तो उसमें वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। बिना वाक्य का हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जब हम पूर्ण रूप से अपने भाव अथवा विचार को प्रकट करते हैं तो वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है? तो जैसे इसे बताया गया है कि भावों अथवा विचारों प्रकट करने वाले पद अथवा पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है? वाक्य में शब्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वे सभी शब्द पद कहलाएंगे। ठीक है? तो यहां बताया गया कि भावों अथवा विचारों को प्रकट करने वाले पद अथवा पद शब्द। तो वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया गया तो उसे अब क्या पद, उन पद समूह को वाक्य कहते हैं जिससे भाव अथवा विचार को प्रकट किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है, वह वाक्य कहलाता है। ठीक है? हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कभी कभी ये गलत भी हो सकता है। शब्दों के सार्थक समूह को तो कहते हैं, लेकिन उन शब्दों का क्रम, पदों का क्रम सही होना चाहिए, पदों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, तभी हम उसको वाक्य कहेंगे। राधिका चाय बनाती है, अगर हम ऐसा लिखते हैं चाय बनाती राधिका है, तो आपका यह वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि क्रम सही नहीं था, व्यवस्थित नहीं था, और उसी को हम लोग कहते हैं राधिका चाय बनाती है, तब यह वाक्य सही होगा। इसे भाव अथवा विचार जो है वह पूर्ण रूप से प्रकट होता है, पूर्ण रूप से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो वाक्य में दो अंग होते हैं। वाक्य में कितने अंग होते हैं? वाक्य में दो अंग होते हैं। ठीक है? पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो आप जानते हैं कि उद्देश्य और विधेय के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है, वह अधूरा रहता है। जैसे हम जानते हैं कि राधिका चाय बनाती है, यह एक वाक्य है। तो राधिका यह कर्ता है और चाय बनाती है क्या है? क्रिया है। तो वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों होता है, तब वह पूर्ण रूप से वाक्य होता है। तो कर्ता को क्या? उद्देश्य और क्रिया को विधेय। तो हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है। ठीक है? वाक्य में किसके विषय में कहा जाता है? राधिका के विषय में कहा जाता है कि चाय बनाती है। चाय कौन बनाती है? राधिका बनाती है, इसलिए यह उद्देश्य हो गया। यह परिभाषा क्या होगा कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाएगा, वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाएगा। तो इस प्रकार वाक्य के दो अंग हुए, उद्देश्य और विधेय। कर्ता को ही यहाँ उद्देश्य कहा गया और क्रिया को विधेय कहा गया। इसमें बताया गया है कि वाक्य, यहाँ बताया गया वाक्य का भेद। तो वाक्य का भेद के दो आधार है। ठीक है? तो देखते हैं। तो हम लोग वाक्य के भेद दो आधारों पर कर सकते हैं। वाक्य का भेद कितने आधारों पर किया गया? दो आधारों पर किया गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए विधानवाचक, निषेधवाचक, विषम्यवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। तो कितने?
अर्थ के आधार पर वाक्य 8 हैं, ठीक है। तो और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भी, सरलवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले विधानवाचक देखते हैं। तो विधानवाचक क्या है आप सभी जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात या कार्य के होने का कथन मात्र हो। कैसे? जैसे किसान हल चलाता है, ठीक है। इस वाक्य में जो है किसी बात के कार्य होने की कि वह कौन सा कार्य करता है, कि वह हल चलाता है। कौन हल चलाता है? किसान हल चलाता है, ठीक है। इस वाक्य में क्या बात कही है? किसान हल चलाता है, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग निषेध वाक्य में ठीक इसका विपरीत होता है। जिन वाक्यों में निषेध अथवा नकारात्मक हो, जिन वाक्यों में निषेध किया गया हो, जो वाक्य नकारात्मक हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे इसमें कहा गया किसान हल चलाता है, इसमें लिखेंगे किसान हल नहीं चलाता है, इसमें निषेध किया गया तो यह निषेधात्मक। अब देखिए विषम्यवाचक। तो विषम्यवाचक क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें शोक, हर्ष, विस्मय, भय ये सब प्रकट होता है, प्रकट हो, वह विस्मयवाचक कहलाता है। जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, तो अरे तुम क्या कर रहे हो, वाह, इसमें जो है वाह। कोई अगर अच्छा काम करता है तो कहते हैं वाह कितना सुंदर। कोई अगर दृश्य देखते हैं तो कितना सुंदर दृश्य है। कोई अच्छा काम करता है तो वहां भी कहते हैं वाह तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, ठीक है। रेडी? हाँ। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि विषम्यवाचक, संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या होता है? इसमें बताया गया जिन वाक्यों में संदेह अथवा संभावना की झलक मिलती है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या? संदेह। संदेह क्या? जैसे हमने देखा कि मोहन गेंद खेलता है, यह विधानवाचक हो गया। मोहन गेंद नहीं खेलता है, नकारात्मक निषेध किया गया, निषेधवाचक हो गया। अरे मोहन गेंद खेलता है, यह विषम्यवाचक हो गया। लेकिन यहाँ जो है बताया गया कि शायद मोहन गेंद खेलता है, इसमें संदेह हो रहा है, इसलिए संदेहवाचक हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें बताया गया कि आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, अनुमति, आदेश का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक क्या है? मोहन गेंद खेलो, मोहन गेंद खेलो, यह हो गया आज्ञावाचक, ठीक है। आगे देखते हैं संकेतवाचक। जिन वाक्यों में बताया गया ऐसे वाक्य जिसमें किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया करने वाले या होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं। तो संकेतवाचक क्या हुआ? तो यहाँ बताया गया है कि संकेतवाचक कि यहाँ राम कहते तो मोहन गेंद खेलता, यह संकेत किया गया है कि अगर वह कहता, यहाँ शर्त है कि राम कहते तो, यह शर्त का राम कहते तो मोहन गेंद खेलता, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इच्छावाचक। तो इच्छावाचक ऐसे वाक्य, जैसे वाक्य जिसमें इच्छा अथवा कामना, इच्छा अथवा कामना प्रकट करने के भाव हो, कामना करने प्रकट करने का भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? यह बताया गया इच्छावाचक। जैसे कि मोहन को गेंद खेलना चाहिए, तो मोहन को गेंद खेलना चाहिए, यहाँ क्या बताया गया है? उसकी इच्छा, अच्छा अथवा कामना, तो यहाँ उसको खेलना चाहिए, इसलिए वह क्या हो गया? यहाँ बताया गया इच्छावाचक। दूसरा इसमें बताया जाता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, हमारी इच्छा है कि उसकी भला हो, हमारी इच्छा है काश खेल कर प्रतियोगिता में मैं चुना जाता, है ना। तो इसमें भी जो है बताया गया है कि उसकी कामना है कि वह खेल प्रतियोगिता में चुना जाता।
ठीक है। और एक लास्ट में है, अंत में दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो वह प्रश्नवाचक कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है कि क्या, यहाँ प्रश्न है क्या मोहन गेंद खेलता है? यहाँ एक प्रश्न है, मोहन क्या खेलता है? क्या मोहन गेंद खेलता है? इस प्रश्न में आता है, प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रश्नवाचक का हो गया। यह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और उसका परिभाषित किया गया। अब हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि सरल वाक्य क्या है। अर्थ के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्य में एक ही प्रधान क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही प्रधान क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, इसमें एक ही प्रधान क्रिया है, वह पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसमें सरल वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे मोहन और सोहन पढ़ रहा है, क्रिया प्रधान क्रिया एक ही है लेकिन यहाँ उद्देश्य 2 है, ठीक है। मोहन और सोहन पढ़ रहा है। आगे देखते हैं सरल वाक्य। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है? इन वाक्यों में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं, जुड़ा होता है। तो क्या है समुच्चय बोधक अव्यय? जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, इसलिए आदि ये समुच्चय बोधक अव्यय आपस में जोड़ते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि माँ खाना बना रही है और बच्चे खा रहे हैं, ठीक है। माँ खाना बना रही है, ठीक है, और देखिए और से जुड़ता है, और बच्चे, माँ खाना बना रही है और बच्चे खा रहे हैं। तो यहाँ जो है ये और से यह वाक्य जोड़ा गया, ठीक है। तो यह संयुक्त वाक्य में आएगा। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, रानी अमेरिका गई परंतु जल्दी ही लौट आई। परंतु से वाक्य को जोड़ा गया, ठीक है। इस प्रकार यह क्या वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब हम लोग देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी क्या होता है कि मिश्र वाक्य में इसमें होता है जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक बताया गया कि ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त अनेक समापिका होते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य और बताया गया है एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। जैसे हो सकता है कि हम नया ट्रैक्टर खरीदें, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि हम नया ट्रैक्टर खरीदें, इसमें देखिए हो सकता है, ऐसा क्यों किया? ऐसे वाक्य में क्या एक मुख्य उपवाक्य बताया गया और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य बताया गया। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है? दूसरा वाक्य किस पर आश्रित है? पहले, ठीक है। जो श्रम करेगा वह सफल होगा, यह क्या है? मिश्र वाक्य है, ठीक। अब हम लोग इस प्रकार कुछ वाक्य परिवर्तन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ठीक है।
जैसे एक सरल वाक्य है, मोहन सो रहा है, तो संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? देखिए, मोहन सो रहा है, नमन पढ़ रहा है। ये सरल वाक्य है कि मोहन सो रहा है और नमन पढ़ रहा है। देखिए, और से इस वाक्य को जोड़ा गया। ये कौन सा वाक्य बन गया? सरल से संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, देखते हैं कि इसमें इसे बनाएंगे मिश्र वाक्य कि जहां मोहन पढ़ रहा है, नमन, जहां मोहन सो रहा है, नमन पढ़ रहा है। ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य में। दूसरा देखते हैं सरल वाक्य है, गार्ड के झंडे हिलाते ही गाड़ी चल दी। सरल वाक्य है, ठीक है। लेकिन इसी में अगर हम इसको संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो गार्ड ने झंडे हिलाई और गाड़ी चल दी, और से जोड़ा गया है। ये कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में जैसे ही गार्ड ने झंडी हिलाई, गाड़ी चल दी, यह मिश्र वाक्य में। ठीक है, तो हम लोग देखिए कि किस प्रकार सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बनाया गया। ठीक है, तो आगे का जो पाठ है हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे।